आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारी टेबल पर रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और कुछ सरकारी दस्तावेजों का एक बहुत ही भारी स्टैक रखा है। जी, और देखने में ये वाकई किसी विश्वकोश जितना भारी लग रहा है। बिल्कुल। हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो गुजरात के एक आईएएस अधिकारी पर है। फिर द वीक की एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो कर्नाटक के ठेकेदारों की बेबसी दिखाती है। और इसके साथ ही सैंड्रप की पंजाब में अवैध रेत खनन पर रिपोर्ट और इंडिया स्पेंड की बिहार मनरेगा पर की गई ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे पास है। हाँ, और डेटा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पर डैनियल ओवरबेक का एक बहुत ही दिलचस्प एकेडमिक शोध पत्र है। साथ ही तेलंगाना सरकार की 2022 की कैग ऑडिट रिपोर्ट भी है। और इन सबको एक ऐतिहासिक नजरिए से देखने के लिए भारत में पुलिस भ्रष्टाचार की सांस्कृतिक जड़ों को खंगालने वाला एक अहम एकेडमिक लेख भी इस स्टैक का हिस्सा है। मतलब ये सचमुच बहुत सारी और अलग-अलग दिशाओं से आ रही जानकारी है। शुरुआत में तो इतने भारी और जटिल दस्तावेजों से गुजरना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन इन सभी दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखने का हमारा एक बहुत स्पष्ट मकसद है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि सरकारी प्रणालियों में मौजूद भ्रष्टाचार और सिस्टम का लीकेज अब केवल कुछ गिने चुने गलत लोगों या जैसे हम कहते हैं ना बैड एप्पल्स तक सीमित नहीं है। सही कहा। इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि भ्रष्टाचार अब एक बहुत ही सुव्यवस्थित, यांत्रिक और लगभग एक कॉरपोरेट रूप ले चुका है। और आज हम इसके काम करने के तरीके, इसके ऐतिहासिक कारणों और आम जनजीवन पर इसके प्रभावों को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये चर्चा पूरी तरह से इन स्रोतों में दी गई जानकारी पर आधारित है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसमें किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल का समर्थन या विरोध नहीं किया गया है। हम सिर्फ वही सामने रख रहे हैं जो इन रिपोर्ट्स में दर्ज है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं कि कैसे इन दस्तावेजों से एक बेहद दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आ रही है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि अगर हम इन मामलों को अलग अलग देखें तो ये सिर्फ स्थानीय अपराध लगते हैं। एक राज्य में कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा है, दूसरे राज्य में कोई ठेकेदार परेशान है। हाँ, वो छिटपुट घटनाएं लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन सभी स्रोतों का एक साथ विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि अलग अलग राज्यों के ये मामले दरअसल एक ही बड़ी समस्या के अलग अलग रूप हैं। और ये समस्या कितनी प्रोफेशनल हो गई है ये देखकर तो मुझे वाकई हैरानी हुई। मतलब स्रोतों से जो विशिष्ट उदाहरण सामने आए हैं वे दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार का बाकायदा कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कॉर्पोरेटाइजेशन। पूर्व कलेक्टर और 2015 बैच के आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल और उनके डिप्टी मामलादार चंद्र सिंह मोरी का मामला है। ये कोई आम मामला नहीं था जहां फाइलों के नीचे से लिफाफा सरका दिया जाता है। गुजरात सरकार का एक IORA यानी इंटीग्रेटेड ऑनलाइन रेवेन्यू एप्लीकेशंस पोर्टल है। हाँ, जो कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव के आवेदनों के लिए बनाया गया था, राइट? जी, पोर्टल इसलिए बना था ताकि पारदर्शिता आए। लेकिन ईडी के अनुसार इन अधिकारियों ने इस सिस्टम को ही अपनी वसूली का टूल बना लिया। ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब उन्होंने IORA पोर्टल से उन आवेदनों को डाउनलोड किया और फिर बाकायदा एक रेट तय कर दिया। वो रेट कोई मोल भाव वाला नहीं था। उन्होंने उन कागजातों में एक नया कॉलम जोड़ दिया था, 5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर का रिश्वत रेट। और वो 5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब जमीन का साइज देखिए और अपना कट कैलकुलेट कर लीजिए। ईडी ने बताया है कि 800 से अधिक आवेदनों से 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की गई। और वो डायरी वाली बात। ओ हाँ, एक व्यक्ति ने 65 लाख रुपए दिए और अपनी डायरी में इसे बकायदा कलेक्टर ऑफिस ब्राइब एक्सपेंस के तौर पे लिखा, जैसे कि वो कोई लीगल बिजनेस एक्सपेंस हो। और मोरी के घर से 67 लाख से ज्यादा नकद मिले। ये सारा हिसाब कलेक्टर के पीए द्वारा रखा जाता था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो पता चलता है कि भ्रष्टाचार अब एक लिखित नियम बन गया है। और सिर्फ गुजरात नहीं, द वीक की रिपोर्ट कर्नाटक के ठेकेदारों की कहानी बताती है। बेलगावी के सिविल ठेकेदार संतोष के पाटिल की उडुपी के एक होटल में आत्महत्या का मामला। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना थी। उन्होंने तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा पर 4 करोड़ रुपए के लंबित बिल पास करने के लिए 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। और ये 40% कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष D. कैंपन्ना का दावा है कि 40% कमीशन अब एक मानक बन गया है।
एक स्टैंडर्ड। बिल्कुल। और बेंगलोर महानगर पालिका यानी बीबीएमपी का जो 27% कमीशन का ढांचा रिपोर्ट में दिया गया है, वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। वो पूरे एक व्यवस्थित सप्लाई चेन है। हाँ, कॉरपोरेटर को 3 से 4%, असिस्टेंट इंजीनियर को 5%, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 4%, चीफ अकाउंट्स ऑफिस को 6%। मतलब हर टेबल का कट पहले से एक्सेल शीट पर फिक्स है। लेकिन इस पूरे नेक्सस की जड़ कहाँ है? जड़ है बिना वर्क ऑर्डर के मौखिक आदेशों पर काम करवाना। जैसे हिंडालगा गांव में हुआ था। बिल्कुल। जब आधिकारिक वर्क ऑर्डर होता ही नहीं तो ठेकेदार कानूनी रूप से पैसे मांग ही नहीं सकता। बस यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम ठेकेदारों और बुनियादी ढांचे की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है जब ये लीकेज उन योजनाओं में होता है जो हाशिए के लोगों के लिए है? आप बिहार की मनरेगा रिपोर्ट की बात कर रही हैं। जी, इंडिया स्पेंड की वो ग्राउंड रिपोर्ट जो बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में मनरेगा मजदूरों की दुर्दशा दिखाती है। शिव कुमारी और प्रमिला देवी जैसी महिलाओं को 100 दिन के बजाय केवल 10-15 दिन का काम मिला। और उस 15 दिन का भी पूरा पैसा नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। और भ्रष्टाचार का तरीका देखिए। सरकार ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम या NMMS ऐप लाया था पारदर्शिता के लिए। लेकिन उसी तकनीक का इस्तेमाल मजदूरों को धोखा देने के लिए किया जाने लगा। सही कहा। ऐप पर फर्जी हाजिरी लगाई जाती है, मजदूरों को बिना बताए उनके जॉब कार्ड डिलीट कर दिए जाते हैं और कार्यस्थलों पर पीने का पानी, फर्स्ट एड और बच्चों के लिए क्रेच जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से नदारद है। ये बहुत ही अमानवीय है। और वो महिला मेट योजना का क्या हुआ? वो भी विफल हो गई। महिलाओं को लीडर तो बना दिया, लेकिन ना उन्हें उचित ट्रेनिंग दी गई और ना ही स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए। कई जगह तो उनके पति जाकर उनकी जगह काम संभाल रहे हैं। जब योजनाओं में जवाबदेही और स्पष्टता की कमी होती है तो बिचौलियों के लिए चोरी करना सबसे आसान हो जाता है। यही पैटर्न हमें तेलंगाना की 2022 कैग ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखता है। तेलंगाना राज्य भेड़ और बकरी विकास सहकारी संघ वाली रिपोर्ट। हाँ, वहां भेड़ पालन विकास योजना के तहत संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले सामने आए और उसी रिपोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लागू करने में हुए फिजूल खर्च का भी जिक्र है। मतलब तकनीक का नाम लेकर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन जमीन पर कोई फायदा नहीं हुआ। और जब लीकेज की बात आती है तो डैनियल ओवरबेक का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS पर जो शोध पत्र है, वो तो एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। बिल्कुल। ओवरबिक का शोध बताता है कि PDS में सबसे ज्यादा चोरी BPL नहीं बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर यानी APL वाले कोटे में होती है। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन उनका डेटा कहता है कि कुल ऑफटेक में APL कोटे में 1% की वृद्धि होने से लीकेज में 0.5% की वृद्धि होती है। इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना जरूरी है। APL वालों को अनाज की उतनी सख्त जरूरत नहीं होती जितनी BPL वालों को। तो जब अधिकारी उनके नाम का अनाज खुले बाजार में बेच देते हैं तो कोई शिकायत करने वाला नहीं होता। और उस शोध में राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद योजना के तहत खरीदे गए अनाज, जिसे टॉप-अप्स कहा जाता है, उसकी भी बात की गई है। हाँ, ये बहुत अहम बिंदु है। पहले के डेटा में इन टॉप-अप्स को अक्सर शामिल ही नहीं किया जाता था। लेकिन जब ओवरबेक ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के इन आंकड़ों को सही किया और गणित में शामिल किया, तो पता चला कि 2004 से 2012 के बीच असली लीकेज कम होने के बजाय 14% तक बढ़ गया था। मतलब कागजों पर सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जमीन पर असल लीकेज बढ़ रहा था। और ये लूट सिर्फ फाइलों और योजनाओं तक सीमित नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों को भी नहीं बख्शा गया है। चलिए इसी पर बात करते हैं। सैंड्रिप की 2019 की रिपोर्ट हमें पंजाब के अवैध रेत खनन की तरफ ले जाती है। नदियों से, विशेषकर सतलुज और रावी से मशीनों द्वारा 40-50 फीट गहरा अवैध रेत खनन किया जा रहा था। 40-50 फीट गहरा? ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है। और खनन माफिया ने बाकायदा नाके लगाकर हर ट्रक से 4 से 5 हजार रुपए का गुंडा टैक्स वसूला। 20 करोड़ रुपए की तो सिर्फ प्रोटेक्शन मनी वसूल ली गई। इसके परिणाम भी बहुत खौफनाक थे। हाँ, रोपड़ और जलंधर जिलों में धुसी बांध टूटने से भयंकर बाढ़ आ गई। 4000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई और 300 गांव डूब गए। और मुझे याद है उस रिपोर्ट में लिखा था कि करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण भी महंगे रेत के कारण रोकना पड़ा था। बिल्कुल। और ये सब अधिकारियों और विधायकों की माफिया के साथ मिली भगत के बिना तो मुमकिन नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पुलिस और प्रशासन इसे क्यों नहीं रोक पाते? वो चुप क्यों रहते हैं?
ये सवाल तो हर आम नागरिक के मन में आता है। इसका जवाब हमें द कल्चरल रूट्स ऑफ पुलिस करप्शन इन इंडिया शोध पत्र में मिलता है। ये शोध बताता है कि भारतीय पुलिस और प्रशासन का जो ढांचा है वो आज भी ब्रिटिश राज के समय का है। मतलब वो औपनिवेशिक मानसिकता अभी भी सिस्टम में है। एकदम सही। अंग्रेजों ने इस सिस्टम को जनता की सेवा के लिए नहीं बनाया था। उनका मकसद था विद्रोह को कुचलना और अपना वर्चस्व बनाए रखना। तो आजादी के बाद जब भारत एक लोकतंत्र बना, तब भी वो संस्कृति नहीं बदली। पुलिस और प्रशासन की वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आज भी वैसी है। असीमित अधिकार हैं और जनता के प्रति जवाबदेही की भारी कमी है। और यही आज के इस व्यवस्थित भ्रष्टाचार का मूल कारण है। तो इस सब का मतलब क्या है? आज हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स को अनपैक किया। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार कोई अदृश्य बीमारी नहीं है। हाँ, ये बाकायदा एक्सेल शीट्स, डिजिटल पोर्टल्स और कमीशन के पक्के रेट्स के साथ चलने वाला एक उद्योग है। चाहे वो गुजरात का 5 रुपए प्रति मीटर का रेट हो या कर्नाटक का 40% कमीशन। और ये जानकारी हर नागरिक के लिए अहम है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है तो सिर्फ सरकारी खजाने का नुकसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता है। पंजाब में बाढ़ आती है, कर्नाटक में सड़कें टूटती हैं और गड्ढे बनते हैं। बिहार में एक मजदूर माँ अपने भूखे बच्चे के लिए संघर्ष करती है। और पीडीएस का वो अनाज जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, वो खुले बाजार में बिक जाता है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और एक आखिरी बात जिस पर हमें गौर करना चाहिए। हाँ। हमने देखा कि IORA पोर्टल, NMMS हाजरी ऐप और ई-ऑक्शन जैसे डिजिटल टूल्स को सिस्टम को साफ सुथरा बनाने के लिए लाया गया था। लेकिन इन स्रोतों से साफ है कि भ्रष्ट तंत्र ने इन डिजिटल टूल्स को भी अपने हिसाब का हिस्सा बना लिया है। तकनीक को ही करप्शन का टूल बना दिया गया। या जब तक हम उस औपनिवेशिक माइंडसेट और शक्ति के बुनियादी ढांचे को नहीं बदलते जो जवाबदेही तय करने से बचता है, तब तक हर नई तकनीक भ्रष्टाचार का सिर्फ एक नया और स्मार्ट तरीका ही बनती रहेगी। ये वाकई बहुत ही गहरा सवाल है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।